बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना। भारतीय सांसदों की डेलीगेशन इस वक्त पूरी दुनिया में आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे हैं। अमेरिका में शशि थरूर, बहरीन में ओवैसी ने पाकिस्तान की पोल खोल दी, तो वहीं रविशंकर प्रसाद का डेलीगेशन फ्रांस, इटली, डेनमार्क, इंग्लैंड और बेल्जियम के दौरे पर है। ये खास रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। भारतीय सांसदों के डेलीगेशन इस वक्त पूरी दुनिया में आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे हैं। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व वाला डेलीगेशन भी फ्रांस, इटली, डेनमार्क, इंग्लैंड और बेल्जियम के दौरे पर है। मैं भारत का सबल पक्ष यूरोपीय देशों में रखने जा रहा हूं। मैं कृतज्ञ हूं, प्रधानमंत्री ने नेता बनाया है। हम लोग मिलकर दो ही बात प्रभावी रूप से कहेंगे, हम शांति और सद्भाव में विश्वास करते हैं। तो दुनिया भर में हमें ये मैसेज है, हमारा क्लियर मैसेज है कि ग्लोबल अलायंस बनाने की ज़रूरत है, पाकिस्तान को आइसोलेट करने की ज़रूरत है, एक अकाउंटेबिलिटी तय करने की ज़रूरत है और ज़ीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म जो वो लेंगे, कमिटमेंट लेंगे, उसी से ही पाकिस्तान कमज़ोर होगा, उनका आतंकिस्तान ख़त्म होगा। न्यूयॉर्क में 9/11 स्मारक पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अगुवाई में एक भारतीय डेलीगेशन ने श्रद्धांजलि दी। थरूर ने कहा कि हम यहां इस दर्द को साझा करने और आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता दिखाने के लिए आए हैं। शशि थरूर ने कहा कि आतंकवाद एक वैश्विक समस्या है और हमें मिलकर इसका सामना करना होगा। We are not interested in warfare with Pakistan. We would much rather be left alone to grow our economy and pull our people into the world that they're getting ready for in the 21st century. That the Pakistanis have. Sadly, we may be a status quo power, they are not. They are a revisionist power, they covet territory that India controls and they want to have it at any price. इस बीच भारत का तीसरा सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल बहरीन पहुंचा। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के साथ में बहरीन गए AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, दुर्भाग्य से हमने बड़ी संख्या में लोगों को खोया है। सच्चाई ये है कि ये समस्या पाकिस्तान से ही शुरू हुई है और पहलगांव हमले को आईसिस की तर्ज पर अंजाम दिया गया। The truth is that these terrorist organizations have justified killing of innocent people in India, and they have out of context quoted Quranic verses. They have out of context quoted the hadith of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And in our opinion, there is no difference between these terrorist organizations in Pakistan and the ISIS Takfiri ideology. पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए भारत की तरफ से सांसदों के कई डेलीगेशन विदेशी दौरे पर हैं। भारत की कोशिश है कि आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक सहयोग बढ़ाने और कट्टरपंथ से निपटने पर सभी देश एकजुट हो। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की बड़ी बैठक हुई। एनडीए की बैठक से बड़े संदेश निकले हैं। बैठक में जातीय गणना और ऑपरेशन सिंदूर पर प्रस्ताव पास कर केंद्र सरकार के फैसले की तारीफ की गई है, तो वहीं बिहार चुनाव को लेकर रणनीति के संकेत निकालकर सामने आए हैं। बैठक में एनडीए की एकजुटता और टीम इंडिया की तरह काम करने पर जोर दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बीच आज एनडीए ने दिल्ली में अपना शक्ति प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई एनडीए की बैठक में 20 राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शामिल हुए। पीएम मोदी समेत सभी नेताओं ने पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी। बैठक में 2 प्रस्ताव पास किए गए। पहला प्रस्ताव भारतीय सशस्त्र बलों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बधाई देने के लिए पारित किया गया। दूसरे प्रस्ताव में जातिगत जनगणना कराने के फैसले पर मोदी सरकार की सराहना की गई। तो यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर में प्रधानमंत्री मोदी जी की नेतृत्व क्षमता, सशक्त भारत, समर्थवान भारत और आत्मनिर्भर भारत कैसे बन रहा है, इसकी उस प्रस्ताव है कि हम जातिगत राजनीति नहीं करते हैं।
लेकिन वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित जो छूट गए हैं उनको मुख्य धारा में समावेश करना, जो भी जिस तरीके से छूटा हुआ व्यक्ति है उसको मुख्य धारा में समावेश करना, यह समाज की आवश्यकता है और जातिगत जनगणना के माध्यम से हम इसको देखते हैं और इसको हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बैठक में मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहे। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को दोहराया और आने वाले समय में मध्य प्रदेश में होने जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी भी दी। तो न भविष्य इनके 11 वर्ष इतने अद्भुत रहे हैं कि ये हमारे लिए एक तरह से वरदान है। इन 11 वर्षों में जो 47 से अभी तक के कठिन काम थे, असंभव काम थे, उन सारी सौगात मिली। चाहे धारा 370 का मसला हो, 3 तलाक को 84 में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद लागू नहीं किया जा सका, उसको 40 साल लग गए लागू होने में। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको लागू कर दिया। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, प्रधानमंत्री ने राम मंदिर जैसा मुद्दा भी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हिंदू मुस्लिम में बगैर कोई विवाद हुए सहजता से लागू कर दिया और 3 बार दुश्मन को घर में घुस के मारा। ऐसी कई सारी सौगात अद्भुत है। मैं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ। एनडीए की बैठक के बाद बीजेपी गुड गवर्नेंस सेल के संयोजक विनय सहस्त्रबुद्धे ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी और सुशासन एक समीकरण बन चुके हैं और एनडीए एक यूनिट बनकर जनता के करीब पहुंचा है। गुड गवर्नेंस यूनिट के आप संयोजक रहे हैं और आप ही के सेल के कोऑर्डिनेशन में यह पूरा जो हुआ, अब आगे कैसे देखते हैं एनडीए का चेहरा कैसे आगे पूरे भारत में? देखिए, एनडीए और गुड गवर्नेंस ये समीकरण बन गया है। सुशासन के प्रति अन्य कोई गठबंधन मुझे दिखता नहीं कि जो इतना तत्परता से कुछ काम करता हो, और हम शुरू से काम करते रहे, बीजेपी में भी करते रहे, एनडीए में भी करते रहे। एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा संदेश भी दिया। पीएम मोदी ने बीजेपी नेताओं को सोच संभल कर बोलने की नसीहत दी है और कहा कि नेता अपने भाषणों में संयम रखें, गैर जरूरी बयान न दें। इसके अलावा बैठक में पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की शक्ति का जिक्र करते हुए एक बार फिर दुनिया को संदेश दिया कि ऑपरेशन सिंदूर पर पाक सीज फायर चाहता था। सीज फायर में किसी तीसरे ने कोई मध्यस्थता नहीं की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने तेज प्रताप यादव को पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया है। तेज प्रताप यादव के गैर जिम्मेदाराना रवैये के चलते लालू प्रसाद यादव ने तेज प्रताप को पार्टी और परिवार दोनों से ही बेदखल कर दिया है। तेज प्रताप पर कार्रवाई करते हुए लालू प्रसाद यादव ने कहा कि हमेशा नैतिक मूल्यों का पक्षधर रहा हूं। तो वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि बड़े भाई तेज प्रताप यादव की निजी जिंदगी से हमें कोई लेना देना नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने तेज प्रताप यादव को पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया है। तेज प्रताप यादव के गैर जिम्मेदाराना रवैये के चलते लालू प्रसाद ने तेज प्रताप को पार्टी और परिवार दोनों से बेदखल कर दिया। तेज प्रताप पर कार्रवाई करते हुए लालू प्रसाद ने कहा, हमेशा नैतिक मूल्यों का पक्षधर रहा हूं। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि बड़े भाई तेज प्रताप यादव की निजी जिंदगी से हमें कोई लेना देना नहीं है। तेजस्वी यादव का इस फैसले के बाद में बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि लालू यादव ने अपनी भावना व्यक्त कर दी। जहाँ तक मेरे बड़े भाई का सवाल है, उनके बारे में उनकी निजी जिंदगी में क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा, वो निर्णय जोड़ ले, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। और पहली बात कि भाई हमारी बात अगर जहाँ तक है तो हम नेता विरोधी दल होने के नाते बिहार की जनता की आवाज़ उठा रहे हैं और हम बिहार के प्रति, बिहार की जनता के प्रति समर्पित हैं। हमारे घर के मुखिया, पार्टी के मुखिया ने अपनी भावनाओं को स्पष्ट कर दिया है और ये जानकारी मिलते ही उन्होंने कार्रवाई की है। वहीं जेडीयू और बीजेपी ने आरजेडी पर निशाना साधा और इस पूरे एपिसोड को ड्रामा करार दिया। जो इस बिहार के चर्चित राजनेता ही नहीं थे, सम्माननीय थे, उनकी पोती को जब घर से निकाला गया था तो आपका संस्कार नहीं जागा था, उस समय आपका जमीर नहीं जागा और आज आपका जमीर जाग गया। और उसके बाद आपके मंतव्य के बाद, आपके
छोटे पुत्र तेजस्वी यादव बोलते हैं कि तेज प्रताप यादव हमारे बड़े भाई हैं। आप कह रहे हैं कि घर से निकाला माना जाएगा। ये कैसा है चूहा बिल्ली का खेल हो रहा है। उनको ये तो जान चुके हैं कि बिहार की जनता मन बना चुकी है, संकल्प ले चुकी है कि 2025 का विधानसभा चुनाव में एनडीए जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी वो जीतेगी और इनका सुपड़ा साफ होगा और ये कलह दिखने लगा है। शनिवार शाम को तेज प्रताप यादव के सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट वायरल हुआ था। इसमें तेज प्रताप यादव एक लड़की के साथ में दिख रहे थे। इसमें लिखा था कि पिछले 12 सालों से वो इस लड़की से प्यार करते हैं और 12 साल से रिलेशनशिप में हैं। हालांकि तेजी से वायरल होने के बाद भी ये पोस्ट तेज प्रताप यादव के अकाउंट से डिलीट कर दिया गया, लेकिन सियासी गलियारों से लेकर आम युवाओं के बीच में ये चर्चा का विषय बना हुआ है। क्रिकेटर विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा ने अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन किए हैं। हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना के बाद आशीर्वाद भी लिया है। भारतीय क्रिकेट टीम के चैंपियन क्रिकेटर विराट कोहली रामनगरी अयोध्या पहुंचे। पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ में वो भक्ति भाव में सराबोर दिखे। दोनों ने रामलला के दर्शन किए और प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लिया। सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। सिक्योरिटी में तैनात जवान उन्हें घेरे रहे। इसके बाद में विराट और अनुष्का हनुमानगढ़ी दर्शन करने के लिए पहुंचे और आसपास भारी भीड़ ने उन्हें घेर लिया। विराट को देखकर लोग उत्साह से भर गए। विराट का नाम लेकर बुलाने लगे। इस दौरान फैंस अपनी पसंदीदा क्रिकेटर के साथ में सेल्फी लेने के लिए उतावले दिखे, लेकिन सुरक्षा कारणों से जवानों ने उन्हें रोक दिया। हनुमानगढ़ी के पुजारी ने विराट कोहली को हनुमान जी की प्रतिमा और अंग वस्त्र भेंट कर उनका स्वागत किया। उन्हें दर्शन पूजन करवाया और पुजारी ने उन्हें भगवान की माला पहनाई। अनुष्का के माथे पर टीका लगाया। वो करीब 20 मिनट तक मंदिर में रुके। विराट कोहली जी और अनुष्का शर्मा जी वो ऐसे भी आध्यात्म के प्रति, संस्कृति के प्रति, भगवान के प्रति और सनातन धर्म के प्रति उनका बहुत ही लगाव है और भगवान रामलला का उन्होंने दर्शन किया। तत्पश्चात हनुमान जी का भी आशीर्वाद लिया और उसके बारे में उसके साथ साथ थोड़ी सी आध्यात्म के बारे में भी चर्चाएं हुई। यहाँ की पौराणिक चीज़ों के बारे में भी चर्चा हुई और रामलला का परिक्रमा भी किया और भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद भी लिया। हाल ही में विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया है। अभी वो आईपीएल में खेल रहे हैं। इसी बीच वो समय निकालकर रामनगरी आए। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी की रिपोर्ट। भारत अब चौथी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। अमेरिका, चीन और जर्मनी ही अब उससे आगे हैं। नीति आयोग ने बताया कि अगर हम अपनी योजना और सोच पर कायम रहे तो 2.5-3 साल में ही हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे। बीजेपी और अर्थशास्त्रियों ने इस पर खुशी जताई है। भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। नीति आयोग के सीईओ ने बताया कि भारत $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। आईएमएफ के आंकड़ों से हवाला देकर बताया कि जापान को पछाड़कर भारत दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बना है। We are the 4th largest economy as I speak. We are a $4 trillion economy as I speak. And this is not my data, this is IMF data. India today is larger than Japan. So it's only the United States, China and Germany which are larger. And if we stick to, what is being planned, what is being thought through, it's a matter of another 2.5 to 3 years, we would become the 3rd largest economy. दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की सूची में भारत एक और पायदान ऊपर चढ़ गया है। बीजेपी ने इस पर पीएम मोदी की नीतियों की तारीफ की है। सब लोगों के लिए, देशवासियों के लिए, 140 करोड़ लोगों के लिए बहुत आनंद वाला क्षण है। क्या माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व से में जिस प्रकार से 11वीं अर्थव्यवस्था से आज हम चौथी अर्थव्यवस्था बने हैं और आने वाले 3 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री का जो संकल्प है कि देश हमारा दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा, ये निश्चित रूप से भारत और भारत के लोग जिस प्रकार से एक आर्थिक ताकत के रूप में दुनिया के सामने आ रहे हैं, उसी का ये प्रस्तुतिकरण है। अर्थशास्त्रियों ने भी भारत की सफलता पर खुशी जताई है। ये हमारी नीतियों का सफलता की निशानी है कि हम 4th लार्जेस्ट इकॉनमी दुनिया में बन गए। हमने जापान को ओवरटेक किया है, तो ये किसी भी देश के लिए एक अच्छी बात होगी और हमारे देश के लिए खास करके, क्योंकि अभी हम उतने विकसित नहीं हैं।
अमेरिका, चीन और जर्मनी ही अब भारत से बड़ी अर्थव्यवस्था है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अगर हम अपनी योजना और सोच पर कायम रहते हैं तो 2.5-3 साल में हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पीएम मोदी ने अपने रेडियो यानी कि मन की बात के जरिए लोगों से बात की है, शो के जरिए, और इस दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर, भारतीय सेना के पराक्रम पर बात की। यूपी के बीजेपी के अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि पूरा देश तिरंगा यात्रा के जरिए पीएम मोदी के साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो शो मन की बात के जरिए लोगों से बात की। कार्यक्रम का आज 122वां एपिसोड प्रसारित हुआ। इस दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर बात की और कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में दुनिया को नया विश्वास दिया है। उन्होंने इस दौरान भारतीय सेना के शौर्य की भी सराहना की। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेनाओं ने जो पराक्रम दिखाया है, उसने हर हिंदुस्तानी का सिर ऊंचा कर दिया है। जिस प्रिसीजन के साथ, जिस सटीकता के साथ हमारी सेनाओं ने सीमा पार के आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया, वो अद्भुत है। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया भर में आतंक के खिलाफ लड़ाई को नया विश्वास और उत्साह दिया है। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं है, ये हमारे संकल्प, साहस और बदलते भारत की तस्वीर है। और इसी के साथ वक्त थोड़े से ब्रेक का है, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज़ 18 राजस्थान पर।